सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। देखिएगा, आज अपन प्रारंभ करने वाले हैं क्या सर? सीधी सी बात है, सामान्य सी चर्चा है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों को लेकर के अपन लोग बातचीत करेंगे और आज की क्लास भी रोज की तरह सुपरफास्ट होने वाली है। और ये आप कतई मन में विचार नहीं करें कि सुपरफास्ट क्यों है, क्योंकि भाई साहब अपन ने नाम ही क्या रखा है? क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है भाई साहब सुपरफास्ट, 8 घंटे के काम को 1 घंटे में किया जाए। क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से रखा है, और पढ़ जब पहले से रखा है तो अब तो अपने को रिवीजन करना है, और रिवीजन में उतना टाइम लगाओगे तो एक साल थोड़ी रिवीजन में लगेंगे। इसलिए चिंता ना करें, प्रारंभ करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, अपने भूगोल की क्लास। चलिएगा, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। क्या होते सारा ठीक ही होगा, मस्त हो, स्वस्थ हो और स्वस्थ रिया करो, ठीक है। और जो सब रेड़ा रिया करो ताकि पेपर का मायने जाओ और पेपर की खोपड़ी फोड़ दो। चलागे? चलो गुरु जी, चलो चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो जी, पहली बात आती, ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर पे परंपरागत, 1 नंबर पे गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब वे संसाधन जो आज से काफी लंबे टाइम तक चले आ रहे हैं, वो परंपरागत हैं। और जब बात गैर परंपरागत की आती तो याद रख लीजिएगा, गैर परंपरागत वे संसाधन हैं जो अभी नहीं, अभी कुछ समय पहले शुरू हुए, काफी पहले से नहीं चले आ रहे हैं। परंपरागत में कौन से गिने जाएंगे? जैसे कि जल विद्युत है, अब काफी लंबा टाइम हो गया। जैसे कि ताप विद्युत है, कोयले से बिजली बनती है, काफी लंबा टाइम हो गया। जल विद्युत है, ताप विद्युत है, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये परंपरागत है। आणविक ऊर्जा भी अब परंपरागत बन गया है। बाकी बाद में बात आती है गैर परंपरागत। देखिएगा, सौर ऊर्जा, अब आप कहेंगे सूर्य तो सर पहले से है। अरे मैंने कब मना किया है ना, सूर्य पहले से। लेकिन सौर ऊर्जा की बात आती है, गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा की बात आती है, गैर परंपरागत है। बायोगैस की बात आती है, गैर परंपरागत है। बायोमास की बात आती है, गैर परंपरागत है। ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है और भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावनाएं। पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान को कमजोर नहीं है, बायोगैस बायोमास भी। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा तो कहां होगी? जहां पे आपका समुद्र तट होंगे। तो पर्सन बाई चांस अगर ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा के राजस्थान में कतई कभी भी संभावनाएं हो ही नहीं सकती हैं। और भूतापीय ऊर्जा जरूर पुष्कर और माउंट आबू में है। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास बात आती है ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में और बांट सकते हैं अपन। एक नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन, एक अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय का मतलब है जिन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है। एक बार खत्म हो गए तो दोबारा भी उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या उत्पादित होते रहते हैं, वो नव्यकरणीय। अनव्यकरणीय का मतलब है वो ऊर्जा के संसाधन जिनके भंडार सुनिश्चित हैं और एक बार खत्म हो गए तो बार बार नहीं मिलने वाले, वो क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा, उन्हें अपन अनव्यकरणीय अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। बात आती है नव्यकरणीय में, क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा नव्यकरणीय, पवन ऊर्जा नव्यकरणीय, ज्वारीय ऊर्जा नव्यकरणीय, आदि आदि जो संसाधन है नव्यकरणीय संसाधन है। और इसके बाद अनव्यकरणीय में सीधा सीधा याद रखिएगा, अनव्यकरणीय में कोयला, कोयले के भंडार तो फिक्स है। आप कहेंगे सर जल विद्युत, जल विद्युत तो परंपरागत है लेकिन साथ में नव्यकरणीय। क्यों? क्योंकि भाई साहब पानी तो जैसे जैसे जल चक्कर चलता रहना है, बांध बनाते जाएंगे, बिजली बनती जाएगी, कहां दिक्कत आ रही है? नव्यकरणीय। लेकिन कोयला तो एक बार निकाल लिया तो दोबारा थोड़ी होगा, उसको बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसका मतलब अनव्यकरणीय। बात करें ताप विद्युत आणविक ऊर्जा, ये क्या है? तो आप कहेंगे अनव्यकरणीय संसाधन है। इसके बाद में फिर आगे बात करते हैं अपन, तो अपने पास आता है कि सर ये अनव्यकरणीय है, तो फिर आगे चलेंगे, क्या बात आएगी सुनिएगा। फिर बात आती है 1897 के अंदर देश का पहला जल विद्युत गृह दार्जिलिंग के सिद्रापोंग के अंदर स्थापित किया गया और 1902 के अंदर कर्नाटक के शिव समुद्रम जलप्रपात से जल विद्युत का निर्माण किया जाने लगा। विद्युत कौन सी सूची का विषय? तो आप कहेंगे सर समवर्ती सूची का विषय है। आगे बात आती है राजस्थान का निर्माण जब हुआ तो 15 छोटे छोटे विद्युत गृह थे और जिनकी उत्पादन क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट। इनको याद करना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का खुफड़ा घूम जाए, पूछ ले तो राजस्थान की स्थापना के समय 13.27 मेगावाट की संभावनाएं थी। आगे बात आती है दिसंबर 2021 तक की बात करें, हालांकि पुराना हो चुका आंकड़ा, इसलिए अब अपन दिसंबर 2021 तक की बात कर लेते हैं। 20 तक का तो पुराना हो गया। दिसंबर 2021 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर ऊर्जा में से कई बार प्रश्न आए तो बाकी प्रश्न आए नहीं, सीधा सीधा ये प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा 23,321.40 मेगावाट।
और हो सकता है अंतर पूछ ले, अंतर पूछने की फुर्सत अब है नहीं अपने को, आपने सीधा सीधा इसको याद कर लेना 23,321.40 मेगावाट। बोलो मेरे साथ साथ 23,321.40 मेगावाट, बोलिएगा एक बार 23,321.40 मेगावाट, बोलना एक बार मेरे साथ 23,321.40 मेगावाट, 23,321.40 मेगावाट, एक बार फिर बोलना 23,321.40 मेगावाट। ये क्या है तो याद रखिएगा 23,321.40 मेगावाट, ये आपका दिसंबर 2021 तक राजस्थान के अंदर टोटल जो आपका अधिष्ठापित क्षमता है, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, ये राजस्थान के अंदर कितनी है तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर 23,321.40 मेगावाट है। बात आती है चूंकि विद्युत किसका समवर्ती सूची का विषय, तो यहां याद रखिएगा राज्य सरकार के स्वयं के प्रोजेक्ट से पहले ये 2020 तक का आंकड़ा आ रहा है, और ये जो मैंने लिखा है अभी ये 2021 तक का है, ये फिर 2020 तक का है, 21 तक का, ये याद करना जरूरी नहीं है इतना, ये वाली याद कर लेना। अब ये तो वही बात आप कहेंगे सर आप क्यों लेके आए, ये थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ा रखा आराम से, इसलिए अब आपको तो यही ध्यान देना है, ये तो आराम से पढ़े तब चीजें। 23,321.40 मेगावाट कब तक है, ये दिसंबर 2021 तक है। कब तक की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा दिसंबर 2021 तक है। अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तो याद करिएगा दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित जो क्षमता है ये 23,321.40 मेगावाट। मैं बार बार बोल रहा हूं तो कोई विशेष रीजन होगा, 23,321.40 मेगावाट याद कर लेना। आई बात समझ में सर? आगे चलें, आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं और क्या क्या अपनी बातें बनती हैं, क्या क्या अपने प्रश्न बनते हैं, देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट जो बात बन रही है वो क्या बन रही है उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए मैं एक बार थोड़ा सा यही ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा इसके बाद में जैसे आप आगे चलेंगे तो अपने पास आएगा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति के साधन कौन से हैं। यानी राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति तो आपका उत्तर आएगा सर तापीय। यहां नहीं रखना मैडम जी, ये हिलता है, इधर रखना है। सुनिएगा फिर बात आती है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति के जो साधन है उनके अंदर नंबर 1 पे बात आती है तापीय। तापीय के बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद जल विद्युत, उसके बाद में सौर ऊर्जा। लेकिन आपसे पूछा जाए परंपरागत साधनों के अंदर कौन से अपने को सबसे ज्यादा मिल रही है, अपना उत्तर आएगा तापीय से। और बात करें गैर परंपरागत में सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो अपना उत्तर आएगा पवन ऊर्जा से मिल रही है। आगे फिर बात आती है 31 मार्च 2020 तक की स्थिति, इसे आप 31 मार्च 2020 नहीं करके आप 2021 कर सकते हैं, और बाकी तो इसको आप छोड़ देना क्योंकि मैं करंट के अंदर एक टॉपिक करवाऊंगा 90 करणीय ऊर्जा संसाधन, उनके अंदर में बिल्कुल ही अपडेट जो डाटा हो रहे हैं वो आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा। तो इनको आप छोड़ दें तो ज्यादा भला रहेगा क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। रुक जा रे बाबा, अब केवल आप इतना याद कर लें कि सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्ति के साधन है उनके अंदर याद रखिएगा तापीय, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और सौर ऊर्जा। इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे आप तो अपने पास आएगा कि जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं अपन। सबसे पहले याद रखिएगा मेरी सीधी सी बात कि जो जल विद्युत परियोजनाएं उनमें 1 नंबर पे अपन बात कर रहे हैं माही बजाज सागर परियोजना की। आपको ध्यान होगा अपन ने जब नदियां पढ़ी तब भी अपन ने बात की थी माही बजाज सागर परियोजना 2 राज्यों की, एक राज्य गुजरात आता है, दूसरा राज्य राजस्थान आता है। गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है आप कहेंगे सर 55% है, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी 45। भाई साहब मजे की बात देखो, खर्चे की हिस्सेदारी, पानी की हिस्सेदारी, लेकिन बिजली जितनी मिलेगी वो हमारे राजस्थान को मिलेगी। यो राजस्थान है प्रधान, बिजली पूरी राजस्थान ले वो, यानी कहने का मतलब बिजली पूरी की पूरी किसे मिलेगी, ये अपने राजस्थान को मिलने वाली है। राजस्थान को मिलने वाली तो याद रखिएगा माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात का प्रोजेक्ट है, 45-55 के अनुपात का प्रोजेक्ट है। 100% जो विद्युत है ये किसको मिलेगी तो अपना उत्तर आएगा सर 100% जो विद्युत है ये अपने राजस्थान को मिलेगी। बात आती है इसमें इकाइयां, 2 इकाइयां 25-25 मेगावाट की हैं और 2 इकाइयां 45-45 मेगावाट की। टोटल बिजली कितनी बनती है तो याद रखना 140 मेगावाट बनती है। और इसका उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूं तो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1983 के अंदर किसके द्वारा किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था।
मेन बात आपको याद रखनी, माही बजाज सागर परियोजना ये है कहां पे, तो आप कहेंगे सर ये दोनों राज्यों का प्रोजेक्ट है। इसके तहत बांध कौन से बनाया गया, नदियों में पड़ के आए, माही बजाज सागर बांध बनाया गया, कड़ाना बांध बनाया गया, कागदी पिकअप है। मेन बात याद रखनी है 25-25 मेगावाट की 2 इकाइयां और 45-45 की 2 इकाइयां। चलें आगे चलते हैं सर। आगे फिर बात आती है अपनी चंबल जल विद्युत परियोजना। ये कौन से 2 राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। भाई साहब इसका अनुपात कितना कितना है, 50-50 का अनुपात है। 50% अपना 50 उनका। अपना और उनके का मतलब क्या है सर, 50% राजस्थान की हिस्सेदारी है और 50% एमपी की हिस्सेदारी है। अब भाई साहब मुद्दा ये बना, टोटल बांध कितने हैं सर, 4 हैं। चारों के ऊपर तो बिजली बनती नहीं है सर, कोटा बैराज पे नहीं बनती ना। बैराज का मतलब ही होता है जो सिंचाई के उद्देश्य से बनाया जाए वो बैराज है। अब बनती कितने पे सर, 3 पे बनती है। कौन कौन से 3 है तो सुनिएगा। नंबर 1 पे राणा गांधी सागर बांध आता है, 23-23 मेगावाट की 5 इकाइयां, 115 मेगावाट बिजली यहां पे बनती है। राणा प्रताप सागर की बांध आती है तो याद रखिएगा 43-43 मेगावाट की 4 इकाइयां, 172 मेगावाट बनती है। और बात आती है ज्वार सागर की 33-33 मेगावाट की 3 इकाइयां, 99 मेगावाट यहां पे बनती है। टोटल याद कर लो आप तो 386 मेगावाट बनती है और 50% 193 मेगावाट राजस्थान को और 193 किसे मिल जाती है, एमपी को। राजस्थान को कितनी मिलती है, 193। चंबल प्रोजेक्ट कौन से 2 राज्यों का, राजस्थान का और 7 केंद्र किसका, एमपी का। अनुपात दोनों का 50-50 का है। अब गुजरात वाले में तो जितनी भी 140 मेगावाट बन रही थी वो किसे मिल रही थी, तो आपका उत्तर आएगा वो राजस्थान को मिल रही थी। आगे बात आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो आप कहेंगे 15 पॉइंट में 22% है। 15 पॉइंट में 22% ये क्या है, तो आपका उत्तर आएगा सर ये राजस्थान की हिस्सेदारी है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो बात आती है कुल क्षमता की बात आती है 15 पॉइंट में 34.3 मेगावाट और राजस्थान को कितनी मेगावाट मिल रही है, तो आपका उत्तर आएगा 227 मेगावाट मिल रही है। 234 मेगावाट भी लिखा था कई जगह, लेकिन 227 याद रखिएगा। आगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में यह वाला प्रश्न आ सकता है, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 15 पॉइंट में 22% है। हालांकि सिंचाई प्रोजेक्ट में इसको और ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये किस किस का प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल, ये पंजाब का, हरियाणा को, राजस्थान का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर 2 बांध बने। भाखड़ा बांध कहां पे बना, हिमाचल में। नांगल बांध कहां पे बना, पंजाब में। मिलाकर के इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दे दिया, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट नाम दे दिया। और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है 15 पॉइंट में 22% का प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट 15 पॉइंट में 22% का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा, व्यास प्रोजेक्ट की बात आते हैं, राजस्थान को कुल 430 मेगावाट इससे मिलती है। बात आती है देहर विद्युत गृह की 20% है और कुल क्षमता इसकी 990 मेगावाट आती है। पौंग विद्युत प्रोजेक्ट की बात करें, याद रखिएगा कुल क्षमता इसकी कितनी है, 396 मेगावाट। लेकिन याद नहीं करनी, इतनी याद होंगी भी नहीं आपको, सीधा सीधा चंबल याद रखना है, माही याद रखना है। और भाखड़ा नांगल से राजस्थान को कितना परसेंट मिलता है, 15 पॉइंट में 22% मिलता है। आगे फिर बात आती है अपनी सलाल परियोजना। अब केंद्र की कई परियोजनाएं जिनमें राजस्थान की हिस्सेदारी, पर्सन यहां से किस टाइप से आ सकता है, निम्न में से राजस्थान की हिस्सेदारी है। अब आप सोचेंगे सलाल प्रोजेक्ट में तो नहीं है, वहां पे आएगा सलाल प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट सभी, तो वहां सभी कर देना है। अब नहीं हो उसको तो कर मत देना। सलाल प्रोजेक्ट में राजस्थान की हिस्सेदारी है, उरी प्रोजेक्ट में राजस्थान की हिस्सेदारी है। आगे फिर बात करते हैं तो अपने पास आता है दुलहस्ती प्रोजेक्ट में राजस्थान की हिस्सेदारी, इनके मेगावाट छोड़ देना। सेवा प्रोजेक्ट में राजस्थान की हिस्सेदारी, चमेरा प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी। नेक्स्ट बात आती है नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट जो आता है उसके अंदर भी राजस्थान की हिस्सेदारी, और टनकपुर और पार्वती प्रोजेक्ट के अंदर भी राजस्थान की हिस्सेदारी आती। चलें आगे आगे चलते हैं। देखिएगा सलाल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है, उरी प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सेदारी किसकी भैया, राजस्थान की। किसके, राजस्थान की हिस्सेदारी आती। चलें आगे चलते हैं। आगे फिर बात क्या आती है तो अपने पास आएगा धौली गंगा जो प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी आती है, टिहरी प्रोजेक्ट में आती है और करचम वांगटू प्रोजेक्ट में। सर इतने याद कैसे होंगे, इनको याद करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अब जहां याद करने की आवश्यकता होगी वहां मैं जोर देके बता दूंगा। इनके अंदर भी राजस्थान की हिस्सेदारी है, तीस्ता और सिक्किम में। ये तो मैं बोल रहा हूं 2 मिनट में और नाम निकल जाएंगे, बाई चांस भगवान भला कर ही जाए क्या पता। आगे फिर बात करते हैं तो राहू घाट वेरी वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। ये आपका राहू घाट प्रोजेक्ट कौन से जिले में संचालित है, करौली में। ये प्रोजेक्ट है, ये दोनों राज्यों का है।
राजस्थान का भी और एमपी का भी है। राजस्थान एमपी का 50-50% का प्रोजेक्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कुल कैपेसिटी इसकी कितनी है? 270 मेगावाट है। अनास प्रोजेक्ट, ध्यान देना, अनास किसकी? सहायक नदी पढ़ के आए थे, माही नदी की। अनास किसकी? माही की। अब मैंने जैसे ही अनास माही की सहायक नदी है, माही की तमाम सहायक नदियां आपके माइंड में घूमनी चाहिए। जैसे मैं कहूं बनास की, सॉरी, माही की सहायक नदियां कौन सी है? सोम है, जाखम है, अनास है, ईरू है, लाखन है, भादर है, मोरेन है, चाप है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये माही की सहायक नदियां। मैंने माही जैसे ही बोला तो आपके माइंड के स्क्रू खुल जाने चाहिए कि माही को तो वागड़ की गंगा कहते हैं, माही को कांठल की गंगा कहते हैं, माही को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, माही को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, माही को आदिवासियों का महाकुंभ जहां लगता है बेणेश्वर, वहां पे माही त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कौन सा सर? माही सोम जाखम का बनाती है। और यहीं पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, और माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है बेणेश्वर में, बिल्कुल लगता है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। सर त्रिवेणी संगम तो बनास भी बनाती, मैंने कब मना की है? बनास बेड़च मेनाल का बिंगोद भीलवाड़ा में बनता है, बनास डाई कारी का राजमहल टोंक में बनता है, और बनास चंबल सिपका रामेश्वरम सोयादुपुर में बनता है। सर बनास किसकी सहायक नदी? चंबल की। चंबल को सर क्या कहते हैं? राजस्थान की चरमणवती कहते हैं। बनास को क्या कहते हैं? बनास को वरनासा कहते हैं, वशिष्ठी नदी कहते हैं। भाई साहब बनास को वरनासा कहते हैं तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, महाभारत काली नदी कहते हैं। महाभारत काली नदी बाणगंगा है तो आप बताइएगा कि वैदिक नदी किसे कहते हैं? वैदिक भी इसे कहेंगे सर, तो बताइएगा फिर वैदिक नदी ये क्या नहीं है? वैदिक नदी कहा जाता है घग्गर को। घग्गर को ही कहते हैं राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। घग्गर को आपका नट नदी कहते हैं, मृतंग नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, चौतांग नदी कहते हैं, सोतर नदी कहते हैं। ये सारे किसके नाम आते हैं? घग्गर के नाम आते हैं। भाई साहब याद कर लेना, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके माइंड में घूमने चाहिए। अब आपको ये सर हम तो खनिज भूल गए, खनिज जैसे कैसे भूल गए? मोरिजा बानोला जयपुर में लोहे के लिए जाना जाता है, लीलवाणी बांसवाड़ा में किसके लिए? मैग्नीज के लिए जाना जाता है, खुद रीवा अलवर का किसके लिए? तांबे के लिए जाना जाता है, गुड़ा किशोरदास अलवर का। सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, राजपूत रीवा राजसमंद का सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। सर जनगणना भूल गए, 66 पॉइंट में 11 राजस्थान की साक्षरता याद करो, 685 484 37 राजस्थान की क्या टोटल आबादी है। राजस्थान के अंदर ग्रामीण आबादी कितनी? 75.10 है। शहरी आबादी कितनी? 24 पॉइंट में 90। भाई साहब याद होनी चाहिए, साक्षरता में पहले नंबर पे कोटा है। भाई साहब कोट पहन लिया, कोट पहन के बंदा गया कहां पे? सीकर में। सीकर में गया कि जयपुर में गया? ये तो आप ही बताइएगा, जयपुर में जाएगा, सीकर में कैसे जाएगा? पुरुष साक्षरता की बात आती है तो सबसे टॉप पे कौन आता है? पुरुष साक्षरता में सबसे टॉप पे झुंझुनू आता है, सबसे नीचे प्रतापगढ़ आता है। महिला साक्षरता में सबसे टॉप पे कोटा आता है, सबसे नीचे जालोर आता है। बात करेंगे सर लिंगानुपात कितना? राजस्थान का 928 है, ग्रामीण 933 है, शहरी 914 है, बाल लिंगानुपात 888 है। भाई साहब याद करो, खोपड़ी के स्क्रू खोल लो और अरावली की ऊंचाई की चोटी पूछूं तो बता दीजिएगा 1722 किसके? गुरु शिखर की। गुरु से दिल लगा के जरा सा कमी से, गुरु शिखर की 1722 है तो शेर की कितनी है? 1597। बात आती है गुरु से दिल लगा के दिलवाड़ा की 1442 है। जरा जरा बोले तो 1431 आ जाएगा। जरा आशा आशा बोले तो अचलगढ़ की 1380 है। आशा कमी रखो कमी से कमी से कमी से कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ की 1224 है। यानी आपके माइंड में सारी चीजें घूमनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, जब आप पॉलिटी पढ़ने बैठो तो पॉलिटी आप पढ़े, जब आप मैनेजमेंट पढ़ने बैठो मैनेजमेंट को शुरू से पढ़ो। हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए थे बताइए फटाफट से? लूथर गुलिक ने कितने दिए थे? 10 दिए थे कि 14 दिए थे? आइए ना नहीं याद? आईएएससी कितने राजस्थान में? 2 है। कहां कहां पे बताइए? डाइट्स कितनी है राजस्थान में? अब बताइए शिक्षा वाणी कब प्रारंभ हुआ? शिक्षा वाणी कब प्रारंभ हुआ? शिक्षा दर्शन कब प्रारंभ हुआ? सारी चीजें घूमनी चाहिए। रायता बना लेना, रायता, माइंड का नहीं मैटर का। ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि दुनिया दुहाई दे कि यार फलाना पढ़ता है, क्या पढ़ता है। और ये सब चीजें अभ्यास पर निर्भर करती। हाँ जी, अब देखिएगा मैं बात कर रहा था अनाज विद्युत परियोजना बांसवाड़ा की, और मजेदार बात बताऊं, जाखम बांध वाला प्रोजेक्ट भी पूछा जा चुका है। 5 पॉइंट में 5 मेगावाट है प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान में 23.85 मेगावाट की 10 लघु पन बिजली परियोजनाएं संचालित है, और लघु पन बिजली के मामले में देश में राजस्थान का 25वां स्थान आता है। बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों के अंदर और क्या बात आएगी सर, याद रखिएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पावर प्लांट आ रहे हैं, तीनों ही याद रखना। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, याद रखिएगा मैंने कहा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। जहां पे 1000 विद्युत मेगावाट का उत्पादन हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जहां पर 1000 मेगावाट का उत्पादन हो जाए उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और जहां पर एक इकाई से
मैंने ध्यान देना, जहां पर ऑल ओवर 1000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसे कहते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट, और जहां पे एक इकाई से 500 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन होने लग जाए उसे सुपर क्रिटिकल। भाई साहब ये तो क्रिटिकल है, यानी एक यूनिट से ही 500 मेगावाट से ज्यादा हो रहा है। अब याद रखिएगा सूरतगढ़ की बात आती है, आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, सूरतगढ़ को कहा जाता है। इसके बाद में जैसे ही बात करेंगे आप तो अपने पास आता है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 1500 मेगावाट है। कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये आपका कौन सा, ये कैपेसिटी 1500। आप कहेंगे सर 1500 कुछ याद नहीं करना, 250 मेगावाट की 6 इकाइयां हैं। 250 मेगावाट की कितनी, 6 इकाइयां। राजस्थान का पहला लेकिन बड़ा नहीं। वर्तमान में बड़ा कौन है, छबड़ा। वर्तमान में बड़ा कौन है, छबड़ा। ये याद रखना, पहले बड़ा हुआ करता था सूरतगढ़, लेकिन वर्तमान में छबड़ा बड़ा है क्योंकि वहां पर 2320 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। बात आती है 6 इकाइयां 250 मेगावाट की होगी, 1500 मेगावाट। प्रथम इकाई का लोकार्पण 1999 ईस्वी में होता है। और बात आई 7वीं और 8वीं इकाइयां, ये 2 इकाइयां हैं 660 मेगावाट की, 1320 मेगावाट बिजली यहां से बनेगी। ये अभी निर्माणाधीन चल रही है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट अब कह देंगे कब, जब यहां पे एक इकाई से 500 से ज्यादा बनने लग जाएगा। बात आती है 7वीं इकाई का शिलान्यास 13 में किया गया। 7वीं इकाई से मार्च 2019 में उत्पादन शुरू हुआ, 8वीं निर्माणाधीन। लेकिन वर्तमान के अंदर 7वीं 8वीं दोनों इकाइयां क्या है आपका पड़ी हैं, बंद की बंद पड़ी। इतनी बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिएगा मैं बात कर रहा था यहां पर राजस्थान के अंदर प्रथम जो इकाई है इसका लोकार्पण 1999 में हो गया। तो याद रखिएगा दोनों इकाइयां अभी इनसे कोई उत्पादन हो नहीं रहा है। आगे जैसे ही बात आती है तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कहां पे, कोटा में। और सीधी 1240 मेगावाट यहां से क्या होता है, उत्पादन होता है। यहां पे 2 इकाइयां 210 मेगावाट की काम कर रही हैं, और 2 ही इकाइयां 110 मेगावाट की काम कर रही हैं, और 3 इकाइयां जो है वो आपका अलग अलग काम कर रही है। एक 210 की अलग काम कर रही है, एक 195 की अलग काम कर रही है, एक 195 की। टोटल 7 यूनिट से कितने मेगावाट बिजली बन रही है, 1240। क्या यहां पर अपन कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात आई तो याद रखिएगा यहां पे कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे है, कोटा में। आप कहेंगे सर सुपर थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था जहां 1000 मेगावाट से ज्यादा हो। लेकिन क्रिटिकल अगर लग जाए, क्रिटिकल का मतलब एक यूनिट में 500 से ज्यादा हो जाए, तो यहां पे क्रिटिकल नहीं। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल ये आपका कोटा है, 1240 मेगावाट यहां पे बिजली बनती है। टोटल यूनिट कितनी है, 7 यूनिट यहां पे काम कर रही हैं। 210 मेगावाट की 2 इकाइयां अलग काम कर रही हैं, 210 मेगावाट की 1 इकाई अलग काम कर रही है, 110 की 2 इकाइयां अलग काम कर रही हैं, 195 की 1 और 195 की 1। टोटल 1240 याद रखना, सूरतगढ़ में 1500 याद रखना। आगे छबड़ा के भी मैं आपको बता ही देता हूं, 2320 है। ध्यान दीजिएगा, छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये 12 के मोतीपुरा गांव के अंदर है। तरल ईंधन और कोयला आधारित प्रोजेक्ट है, राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। बात आती क्षमता इसकी 4 इकाइयां 250 मेगावाट की, बोले तो 1000 मेगावाट इसमें बिजली बनती है। लेकिन अब छबड़ा क्या बन गया है, यानी अब कर लेना वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बन चुका है कहां पे, तो आप कहेंगे सर 12 के अंदर है। याद रखिएगा मेरी बात, यहां इन दोनों इकाइयों से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। 2 इकाइयां 660 मेगावाट की लगा दी। अब ध्यान देना, 1000 मेगावाट तो हो गया ये, और 1000 मेगावाट के बाद में 1320 हो गया ये। तो छबड़ा से वर्तमान में कितना, तो आपका उत्तर आएगा सर 2320 मेगावाट बिजली बन रही है। और जब 2320 मेगावाट बिजली बन जाए, इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां से बन रही, छबड़ा से। छबड़ा के बाद सूरतगढ़ से, और सूरतगढ़ के बाद में याद रखिएगा आपका कौन सा, सीधा सा कोटा वाला। इन तीनों का क्रम पूछा जा सकता है, फिर कह रहा हूं पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है पूछे जाने की। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है काली सिंध सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना। ये कहां पर है, तो याद रखिएगा काली सिंध वाला प्रोजेक्ट झालावाड़ में है। 2 इकाइयां यहां पे काम कर रही हैं 600 मेगावाट की, 1200 मेगावाट, और तीसरी और चौथी इकाइयां भी बनेंगी। कहने का मतलब निर्माणाधीन है।
और ये आपका कितनी बनेंगे 660 की बनेंगे। अब यहाँ पे 600 मेगावाट की, इसका मतलब ये अपने आप ही सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट हो गया, क्रिटिकल हो गया। कहने का मतलब क्रिटिकल, आगे बात समझ में, 500 मेगावाट बने। वही सुपर क्रिटिकल कहां पे, 12 में। ये 660 मेगावाट की 2 इकाइयां अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है। मेन 3 वो याद कर लेना, सूरतगढ़ में 1500 मेगावाट है, आगे कोटा में 1240 मेगावाट 7 इकाइयां हैं, छबड़ा के अंदर 4 इकाइयां तो 250 मेगावाट की हैं और 2 इकाइयां 660 मेगावाट की काम कर रही हैं। 3 याद रह जाएगी। सूरतगढ़ में 6ठी 7वीं इकाई से भी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास आती है गिरल, यानी ताप विद्युत परियोजनाओं के अंदर गिरल वाला प्रोजेक्ट याद रखना है। गिरल कहां पे भाई साहब, बाड़मेर में। अब गिरल प्रोजेक्ट बाड़मेर में, तो गिरल कोयले का क्षेत्र भी कहां पे होगा, बाड़मेर में होगा। याद कर लेना, गिरल वाले प्रोजेक्ट में 125 मेगावाट की 2 इकाइयां काम कर रही हैं। कितने मेगावाट की, 125 मेगावाट की 2 इकाइयां काम कर रही हैं। इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे अपन, 125 मेगावाट की 2 इकाइयां काम कर रही है, मतलब 250 मेगावाट भाई साहब यहां बिजली बनती है। ध्यान देना, राज्य का पहला, धीरे से एक बोला है मैंने, इसका मतलब महत्वपूर्ण चीज है, राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण आधारित प्रोजेक्ट है। इसमें लिग्नाइट को भूमि में ही गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक तरफ कोयला, दूसरी तरफ गैस, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। इधर से अपन क्लास डालेंगे यूट्यूब पे और उधर से व्याख्याता बनकर निकलेंगे। ये जादू हमारा। इधर से क्या डालेंगे, क्लास, उधर से क्या निकलेंगे, व्याख्याता। समझ गए? याद रखना, इधर से क्लास डली, उधर से क्या निकले, व्याख्याता निकले। और जब पानी में से बिजली निकाल दी जाएगी तो पानी बचेगा ही कैसा, पानी में ताकत ही नहीं बचेगी। ऐसा कहा था, स्टेटमेंट है। जब पानी में से बिजली निकाल दी जाएगी तो पानी में ताकत नहीं बचेगी, और ताकत नहीं बचेगी तो पानी काम क्या आएगा। कहने का मतलब सीधी सीधी बात याद रखना, गिरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट कहां पे, बाड़मेर में है। आगे बात आती है, लिग्नाइट गैसीकरण आधारित प्रोजेक्ट है और इसमें लिग्नाइट को भूमि में ही गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके सहयोग से, यह आपका जर्मनी के आर्थिक सहयोग से संचालित है। जर्मनी के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इतनी छोटी सी बात याद रखनी, कपूर्डी जालिपा प्रोजेक्ट। आया मजा, कपूर्डी जालिपा प्रोजेक्ट नाम से याद हो गया बाड़मेर में। और भाई साहब 250 मेगावाट की 2 और 250 मेगावाट की 4। कपूर्डी में 250 की 2 और जालिपा में 250 की 4। कपूर्डी में 250 की 2, जालिपा में 250 की 4। कपूर्डी में 250 की 2, जालिपा में 250 की 4 इकाइयां काम कर रही हैं। चलें आगे, चलते। हाँ जी, अब इसके बाद में और क्या बात आएंगे अपने पास, कपूर्डी जालिपा आ गया। अब जो नाम बोल रहा हूं वो याद कर लेना, मेगावाट छोड़ देना। भादेसर प्रोजेक्ट कहां का है, बाड़मेर का है। 135 मेगावाट की यहाँ पे 8 इकाइयां, 1080 मेगावाट यहाँ पे बन रहा है। भादेसर प्रोजेक्ट बाड़मेर का है, 135 मेगावाट की 8 इकाइयां हैं, 1080 मेगावाट यहाँ पे बन रहा है। बरसिंगसर बीकानेर के अंदर है। ये सुमेलित करने में पूछ लिए जाएंगे। गिरल कहां पे, बाड़मेर में। कपूर्डी जालिपा कहां पे, बाड़मेर में। बात कपूर्डी की आती है, 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। बात जालिपा की आ रही है, 250 मेगावाट की 4 इकाइयां। बात आगे कर रहे हैं भादेसर प्रोजेक्ट की, बाड़मेर में 135 मेगावाट की 8 इकाइयां, 1080 मेगावाट बिजली यहां पे बनती है। आगे फिर बात आती है बरसिंगसर प्रोजेक्ट की। बरसिंगसर प्रोजेक्ट कहां पे है, बीकानेर के अंदर है। फिर अपन बात करेंगे पलाना और हाड़ला प्रोजेक्ट की। बीकानेर के अंदर ये पलाना हाड़ला प्रोजेक्ट है। मेगावाट नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। आगे सुनिएगा, बीटनोक प्रोजेक्ट कहां का है, बीकानेर का। बीटनोक कहां का है, बीकानेर का। पलाना कहां का है, बीकानेर का। बरसिंगसर कहां का है, बीकानेर का। भादेसर कहां का है, बाड़मेर का। गिरल कहां का, बाड़मेर का। और बात करते हैं कपूर्डी जालिपा, बाड़मेर का। और गुढ़ा थर्मल प्रोजेक्ट ये भी कहां का है, बीकानेर का। एक बार लिग्नाइट आधारित प्रोजेक्टों के ऊपर बात कर लूं मैं, ध्यान देना। गिरल प्रोजेक्ट है ये कहां पे, बाड़मेर में। कपूर्डी जालिपा कहां पे, बाड़मेर में है। भादेसर प्रोजेक्ट कहां पे आता है, बाड़मेर में है। बरसिंगसर प्रोजेक्ट कहां पे आता है, बीकानेर के अंदर आता है। साथ में गुढ़ा प्रोजेक्ट कहां पे आता है, बीकानेर में आता है। और बीटनोक प्रोजेक्ट कहां पे आता है, तो आप कहेंगे सर बीकानेर में आता है। इसके बाद में बात आती है अन्य ताप विद्युत परियोजनाएं जिनमें राज्य की हिस्सेदारी। इनमें नॉर्मली आप एक बार निकाल लो नजरों से। सिंगरौली प्रोजेक्ट कहां का है, यूपी का प्रोजेक्ट, राजस्थान की हिस्सेदारी है इसमें। रेहंद प्रोजेक्ट यूपी का, राजस्थान की हिस्सेदारी है। फिरोज गांधी प्रोजेक्ट यूपी का, इसके अंदर भी राजस्थान की हिस्सेदारी है। सतपुड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का, इसमें भी हिस्सेदारी है। मेजा प्रोजेक्ट यूपी का, इसमें भी है। टांडा वाले में भी। कहलगांव बिहार का, इसमें भी। और बात करें मुंद्रा प्रोजेक्ट गुजरात का, इसमें भी।
मेन की पॉइंट फिर आपको बता देता हूं मैं, सूरतगढ़ के अंदर 1500 मेगावाट की 5-6 इकाइयां काम करें 250-250 की, कोटा बैराज के अंदर 7 इकाइयां 1240 मेगावाट की, और वर्तमान समय में सर्वाधिक उत्पादन की बात आती है, छबड़ा याद रख लेना 2320, फिर आपका सूरतगढ़, फिर आपका कोटा, उसके बाद में काली सिंध पाली सिंध आते रहेंगे, लेकिन मेन आपको यहां पे ध्यान दे लेना। चलें आगे अपन चलते हैं। आगे फिर बात आती है अपनी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब गिरल के बाद में गैस एवं तरल ईंधन आधारित प्रोजेक्ट में। याद रखिएगा रामगढ़ गैस प्रोजेक्ट की बात आती है। कहां पे रामगढ़ गैस प्रोजेक्ट? आप कहेंगे सर जैसलमेर में। रामगढ़ गैस प्रोजेक्ट कहां पे? जैसलमेर में। प्रश्न बनेगा, अब यहां दो टाइप के प्रश्न है, दो लैंग्वेज है, ध्यान देना। राज्य सरकार का स्वयं का पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? रामगढ़ है। राज्य सरकार का स्वयं का पहला गैस पावर प्लांट ये आपके रामगढ़ में लगा, लेकिन राजस्थान का पहला गैस प्लांट ये लगा अंता में। ये किसने लगाया? केंद्र सरकार ने। तो राज्य का स्वयं का नहीं हुआ, तो याद रखना राज्य का स्वयं का प्लांट ये रामगढ़ है, जबकि बात करें केंद्र के द्वारा लगाया गया अंता, केंद्र ने राजस्थान में लगाया वो अंता है। और दोनों में पहले पूछे तो सर सीधी बात आएगी अंता वाला ही है। तो राजस्थान का पहला पहला गैस प्लांट कौन सा है? अंता। लेकिन प्रश्न आ जाए राज्य सरकार का स्वयं का स्थापित पहला पहला, तो रामगढ़ आएगा। रामगढ़ कहां पे? जैसलमेर में। इसकी क्षमता कितनी है? 273.5 मेगावाट है, 273.5 मेगावाट। बात आती है अंता गैस प्रोजेक्ट की, 419.33 मेगावाट है, राज्य की हिस्सेदारी 19.81 है, नहीं याद करना। ऐसे गैस की आपूर्ति कौन कर रहा है? एचबीजे पाइपलाइन के द्वारा की जा रही है। एचबीजे का मतलब हजीरा गुजरात से चलती है, बीजापुर एमपी में, जगदीशपुर यूपी में पाइपलाइन है, गैस की बड़ी पाइपलाइन। इसे गैस की आपूर्ति ओएनजीसी के द्वारा की जा रही है। चलें आगे, अंता है राजस्थान का पहला, बोले तो राजस्थान का पहला गैस पावर प्लांट अंता, जबकि राजस्थान सरकार का पहला जो है वो आपका कौन सा? रामगढ़ है। अंता वाले का पहले स्थापना हुई केंद्र सरकार के सहयोग से, और रामगढ़ वाले ने राज्य सरकार ने स्वयं उसे लगाया। आगे फिर बात करते हैं अपन अंता के बाद में। औरैया प्रोजेक्ट यूपी का है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी, दादरी यूपी का राजस्थान की। लेकिन झामर कोटड़ा प्रोजेक्ट है, अब अपनी नजरें नहीं टिकी रहती, कई बार छोटा सा बम बड़ा धमाका कर जाता है। प्रश्न आ जाए झामर कोटड़ा प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है? 4 मेगावाट का। जैसे जाखम प्रोजेक्ट 5.5 मेगावाट का है। भाई छोटा प्रोजेक्ट है जल विद्युत का, तो 5.5 मेगावाट है, और यहां पे बात आ रही है 4 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 4 मेगावाट का। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने आंकड़े याद कैसे होंगे? देखिएगा याद तो होंगे ही होंगे, अगर आपने पहले से इस टॉपिक को पढ़ा एक दो बार तो निसंदेह याद होंगे। और प्रश्न यहां से पक्का कंफर्म मुझे जहां तक लगता है ऊर्जा संसाधन में प्रश्न आएगा ही आएगा, और कहां से आएगा वो तो शुरुआत के अंदर ही हो गया था तय। कहां से आएगा? सीधा सीधा साख शुरुआत में कि दिसंबर 2021 तक अपनी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। बात आती है और भी कोई सा भी आ सकता है, बात आती है धौलपुर गैस प्लांट की। यह राज्य का दूसरा गैस पावर प्लांट है, और प्रथम चरण में नेफ्ता आधारित था, और द्वितीय चरण में तरल ईंधन और गैस आधारित। नेफ्ता आधारित कौन सा है? अपना सीधा प्रश्न बन जाए तो आप कहेंगे धौलपुर गैस प्लांट है। यह किस पर आधारित है? नेफ्ता पर आधारित है। चलें आगे अपन चलते। आगे बात आती है राजस्थान ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट, यानी राजस्थान की अणुनगरी किसे कहते हैं? सर चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा को कहा जाता है। सीधा सीधा सा मतलब है राजस्थान की परमाणु नगरी रावत भाटा को कहते हैं। भारत का पहला पहला परमाणु केंद्र कहां खोला गया था? आप कहेंगे सर भारत का पहला पहला खोला गया था तारापुर में। होने को तो भारत में कहीं है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में, केगा कर्नाटक के अंदर आता है, काकरा पर आपका गुजरात के अंदर आता है, इसके बाद में कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर आता है, एक नरोरा नाम का स्थान यूपी के अंदर आता है। ये भारत की परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, लेकिन राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? तो आप कहेंगे रावत भाटा है। राजस्थान का फर्स्ट है, भारत का सेकंड है। याद रखिएगा सहयोग किसका लिया गया था? कनाडा का। 65 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 73 में इससे उत्पादन शुरू हो गया। संचालित न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है। तारापुर के बाद देश का दूसरा है, और दाबित भारी किस्म में, दाबित भारी पानी किस्म में D2O की श्रृंखला के अंदर यह देश का पहला पहला बिजली घर है। टोटल कैपेसिटी कितनी इसकी? 1180 मेगावाट है। टोटल कैपेसिटी कितनी? 1180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी आपको याद रख लेनी। इसके बाद में जैसे ही आप बात करेंगे तो अपने पास आएगा, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अभी बात चल रही थी आपके रावत भाटा की, तो इसकी 7वीं और 8वीं इकाइयां निर्माणाधीन है 700 मेगावाट की। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये बन जाता है बांसवाड़ा में एक प्रस्तावित है, दानपुरा नाम का स्थान है, यहां पे प्रस्तावित है 4 यूनिट खुलेंगे 700 मेगावाट की। भाई रावत भाटा के बाद कहां प्रस्तावित है? राजस्थान के दानपुरा के अंदर प्रस्तावित है। और दानपुरा में कितनी इकाइयां खुलेंगी? 4। कितने कितने मेगावाट की? 700 मेगावाट की। बात आती है नरोरा, आपको बताया यूपी के अंदर है, यहां से भी राजस्थान को 10% बिजली प्राप्त होती। अब बात आती है अक्षय ऊर्जा की। अक्षय ऊर्जा का मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाली ऊर्जा, वो अक्षय ऊर्जा है। बात आती है सीधी सीधी पवन ऊर्जा 31 दिसंबर 2020 तक कितनी थी? 4337.65 थी। अब 21 तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 21 तक मात्र 1 मेगावाट का थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पॉइंटों में पड़ा है 4338 मेगावाट। कौन सी ऊर्जा? तो आप कहेंगे सर पवन ऊर्जा। कितनी है पवन ऊर्जा? 4338 मेगावाट है। कितनी है? 4338 मेगावाट है। ये राजस्थान की क्या है? तो आप कहेंगे सर अधिस्थापित क्षमता है। राजस्थान की अधिस्थापित क्षमता कितनी? तो आपका उत्तर बनेगा 4338 मेगावाट है, ये राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता है। बात आती है राजस्थान में पवन ऊर्जा के विकास के लिए कौन? तो आप कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने 26 स्थानों को चिन्हित किया है, जिनमें से महत्वपूर्ण स्थान में आपको बता देता हूं जहां पर पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं वो स्थान? नंबर 1 पे हर्षनाथ, कहां पे? सीकर के अंदर आता है। धमोत्तर कहां पे आता है? चित्तौड़गढ़ में। ये सुमेलित करने में आ सकते हैं पवन ऊर्जा के। बात खाड़ोल की आती है बाड़मेर के अंदर। मोहनगढ़ कहां पे आता है? जैसलमेर में। फलोदी कहां पे आता है? जोधपुर के अंदर। देवगढ़ कहां पे आता है? प्रतापगढ़ में। जसवंतगढ़ कहां पे आता है? उदयपुर में। और जैसलमेर में तो बहुत सारी जगह है जहां पे आपका ये बन रहा है। ध्यान देना मेरी बात कि आपका जो 26 स्थान चिन्हित किए गए उनमें हर्षनाथ सीकर आता है, जैसलमेर आ जाता है, इसके साथ साथ देवगढ़ प्रतापगढ़ का आ जाता है, आगे जसवंतगढ़ उदयपुर का, धमोत्तर चित्तौड़ का, खाड़ोल बाड़मेर का, मोहनगढ़ जैसलमेर का और फलोदी कहां का? जोधपुर का। बात आती है अक्षय ऊर्जा में, अब पंखों की नगरी किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर पंखों की नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहां पे? जैसलमेर में। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहां पे? आप कहेंगे पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं ये जैसलमेर में। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहां पर हैं? आपका उत्तर आएगा पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा जो संभावना है वो जैसलमेर में। फिर बात आती है इसीलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है? पंखों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का पहला पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे? अपन कहेंगे पहला पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान के अमर सागर में लगाया गया। कब लगाया गया सर? 1999 में। राजस्थान का पहला पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां लगाया जाता है? आप कहेंगे पहला पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये अमर सागर में लगाया जाता है। और अमर सागर है कहां पे? अमर सागर जैसलमेर में। अमर सागर कहां पे आता है? तो आप कहेंगे सर अमर सागर जैसलमेर के अंदर आता है। आई बात समझ में? अब जैसलमेर में और भी बहुत सारे स्थान है, जैसे कि मैं बात करूं तो जैसलमेर के अंदर और कौन कौन से स्थान आ जाते हैं? सोडा आ जाता है, आकल आ जाता है, पोहरा आ जाता है, लाला, बड़ा बाग, बरमसर, हंसवास, साटा, गोरेरा, पीथला, मोकला, मुंडारदी, सोडा बांधन, डांगरी, हापुड़, छतरेल। ये सोडा बांधन महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आ सकता है पेपर के अंदर, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट अब बन गया है पवन ऊर्जा के मामले में और यहां से 25 मेगावाट आपका बिजली बन रही है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की पूछी जाए तो याद रखना बड़ा बाग। बड़ा बाग कहां पे सर? जैसलमेर में। राजस्थान का पहला पहला अगर प्रोजेक्ट पूछा जाता है आपका उत्तर आएगा सर पहला पहला जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो कौन सा आता है? आप कहेंगे अमर सागर। और राजस्थान का निजी क्षेत्र का पहला कौन सा आता है? बड़ा बाग आता है। आगे बात करता है रामगढ़ के अंदर सबसे ऊंचा टीवी टावर भी लगा हुआ है और राजस्थान की 5 मेगावाट की पहली पवन परियोजना ये माड़ा जैसलमेर के अंदर लगाई गई थी। और महत्वपूर्ण स्थानों के अंदर अमर सागर, बड़ा बाग, एक मुलाना बड़ौदा नाम का स्थान आता है, यह भी आपका जैसलमेर का बड़ा पॉइंट है। बात आती है इसका डेवलपर कौन है? सुजलोन है। पवन निगरानी केंद्र कहां बनाया गया? ओकलगांव जैसलमेर में। विंड पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विंड पार्क जो है ये आपका कहां पे? जैसलमेर में। विंड पार्क कहां पे है जी? सीधा सीधा याद रखेंगे, विंड पार्क जैसलमेर के अंदर आता है। और सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र ये कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए? तो अपन कहेंगे सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र ये आपके सुजलोन कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कौन सी कंपनी के द्वारा? सुजलोन कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए। बात आती है रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे? खोड़ियासर जैसलमेर के अंदर आता है। और पवन ऊर्जा नीति की अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं,
अपने को तो राजस्थान की याद करनी है ना, तो राजस्थान की पहली पहली पवन ऊर्जा नीति की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2000 के अंदर राजस्थान की पहली पहली पवन ऊर्जा नीति, ये कब, तो अपना उत्तर आएगा 2000 के अंदर। और बात आती है नवीन पवन ऊर्जा नीति, तो आप कहेंगे सर 2019 के अंदर। याद रखिएगा, सीधी सी एक बात बता दूं मैं, अगर वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं तो अपने सीधा सीधा सा प्रश्न बनता है कि पवन ऊर्जा की भारत के अंदर संभावनाएं हैं, पवन ऊर्जा की भारत में क्या है, संभावनाएं हैं। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 एक अच्छा वर्ष माना गया है पवन ऊर्जा के मामले में। यह पवन ऊर्जा की वैश्विक जो पवन रिपोर्ट 2022 है ये कहती है। याद रखिएगा, नीचे अपन बात करते हैं तो अब पवन ऊर्जा के बाद में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे आता है अपने पास कौन सा प्रोजेक्ट है। आप कहेंगे पवन ऊर्जा के बाद में अपने पास प्रोजेक्ट आता है, वापस से वही आ गई है। तो अब आता है बायोमास। बायोमास के अंदर महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि सरसों की तूड़ी है, चावल की तूड़ी है, भूसी है, विलायती बबूल है, जूली फ्लोरा है। और 31 दिसंबर 2021 तक, कब तक की बात कर रहे हैं अपन, 31 दिसंबर 2021 तक ये 120 पॉइंट में 45 मेगावाट की क्षमता के 13 संयंत्र लगाए गए थे। और बात 31 दिसंबर 2021 तक अगर आ जाए तो सीधा सीधा याद रखना, सेम ही आंकड़ा बदला नहीं है बायोमास के मामले में। बायोमास की नीति कब जारी की गई, तो अपन कहेंगे सर 2010 के अंदर जारी की गई बायोमास की नीति। और बायोमास की नीति जब 2010 में जारी की गई, इसके बाद में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें संशोधन कब किया गया, आप कहेंगे सर 2016 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया। बायोमास की नीति राज्य सरकार कब जारी करती है, तो याद रखिएगा सीधा सीधा 2010 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पवन ऊर्जा की नीति कब जारी की गई, तो आप कहेंगे नवीन जो पवन ऊर्जा की नीति है, ये एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना। नवीन पवन ऊर्जा की नीति 2019 की बजाय आप अब 2020 कर लेना, क्योंकि 4 फरवरी 2020 को भी पवन ऊर्जा की नीति जारी कर दी गई है, ठीक है ना। तो याद कर लेना 2020 के अंदर भी पवन ऊर्जा की नीति जारी की गई। और बात आती है सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा में याद रख लेना, सौर ऊर्जा के अंदर भी 2019 के अंदर नीति जारी की गई थी। चलें आगे चलते हैं। अब आती है बायोमास के अंदर, राजस्थान का बायोमास आधारित पहला संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान का बायोमास आधारित पहला संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, अपन कहेंगे सर पदमपुर के अंदर। पदमपुर है कहां पे, श्री गंगानगर में। और हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास संयंत्र कहां पे, रंगपुर बोले तो कहां, कोटा। और कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र कहां पे, नानी गांव आता है सीकर के अंदर। कचरे से बिजली बनाने का ये कहां पे, नानी गांव सीकर में। बात आती है विलायती बबूल से बिजली बनाने का जो संयंत्र है, ये नोलाबास कहां पे, अजमेर के अंदर। विलायती बबूल की बात आ रही है, तो याद रखिएगा विलायती बबूल से कहां पे, अपन कहेंगे विलायती बबूल से सीधी सीधी बात आएगी तो आपका अजमेर में। कचरे से बिजली बनाने का कहां पे, तो याद रखिएगा कचरे से बिजली अपन कहां बना रहे हैं, तो सीधी सीधी बात आ जाएगी, ये आपका बन रही है कचरे से बिजली नानी गांव में। हाड़ौती क्षेत्र की बात आती है तो याद रखिएगा, हाड़ौती क्षेत्र की बात आती है तो आप याद रखना कौन सा, रंगपुर कोटा आ जाता है। हाड़ौती के अंदर कौन सा, रंगपुर कोटा। और ये बात मेन याद रखना कि 120 पॉइंट में 45 मेगावाट, 120 पॉइंट में 45 मेगावाट। अब आगे फिर बात आती है बायोमास के अंदर, तो ध्यान देना कि बायोमास में सरसों की खल आधारित बिजली घर, ये खेड़ली अलवर में। चावल की भूसे आधारित संयंत्र देवली टोंक में। शहरी कचरा आधारित संयंत्र बालोतरा बाड़मेर में, रामगंज कोटा में है। अब दो चीजें और बता देता हूं, नवीन प्रोजेक्ट है जयपुर जिले का फागी और बीकानेर का छतरपुर। याद रख लेना, जयपुर जिले का फागी और बीकानेर का छतरपुर, दो जिलों के अंदर और बायोमास प्लांट लगाए जा रहे हैं। बीकानेर का छतरपुर और जयपुर का फागी। बीकानेर का तो कौन सा, छतरपुर, यहां पे भी आपका प्लांट लगाया जा रहा है। और जयपुर का कौन सा है, तो आप कहेंगे फागी। ये थोड़ा करंट के हिसाब से भी बनता है और वैसे भी बनता है, तो ध्यान देना बीकानेर का छतरपुर और जयपुर का फागी, कौन सा, बायोमास प्लांट यहां पे लगाया जा रहा है। बायोगैस की बात आती है, सर्वाधिक संयंत्र कहां पे बायोगैस के, उदयपुर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में फिर बात आती है अपने, तो नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, बात आएगी सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा में याद रखना, सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला देश का पहला ही राज्य कौन है, राजस्थान है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की नीति पहली कब जारी की गई, 2011 में, उसके बाद 2014 में और फिर 2019 के अंदर जारी की गई। अब मेन जो बातें आपको बता देता हूं,
दिसंबर 2021 तक कितने मेगावाट की बात आती है तो 9228 पॉइंट में 70 मेगावाट, 9228 पॉइंट में कितना 70 मेगावाट। कब तक? दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021 तक की बात आ रही है तो 9228 पॉइंट में 70 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। पहली सौर ऊर्जा नीति ये 19 अप्रैल 2021 को जारी की गई। पहली सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई तो आप कहेंगे 2011 को जारी की गई, और अंतिम सौर ऊर्जा नीति की बात आती है तो 2019 को जारी की गई। ध्यान देना, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। बात आती है कि दूसरी 2014 में नीति, तीसरी 2019 में। वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट का लक्ष्य? 100 गीगावाट का लक्ष्य। और भारत के अनुसार कितने गीगावाट की संभावनाएं हैं? 142 गीगावाट की अपने राजस्थान में संभावनाएं हैं। और भारत के अंदर उत्पादन दिसंबर 2021 तक बात करते हैं तो आपका 9228 आ जाता है। और आगे अगर मार्च 2022 तक की बात करेंगे तो लगभग आप यूं मानिएगा कि ये लगभग 9 गीगावाट आ रहा है ना, और 10 गीगावाट वर्तमान के अंदर उत्पादन हो रहा है। ये मेगावाट गीगावाट में लगभग 9 गीगावाट मानिएगा। चलें आगे चलते हैं। अब बात फिर बनती है कि देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पे? राजस्थान में। आप कहेंगे सर राजस्थान में क्यों है? एक बात तो मरुस्थल का विस्तार बहुत ज्यादा राजस्थान में, और दूसरी बात राजस्थान में स्पष्ट रूप से धूप के 325 दिन होते हैं। यह प्रश्न आना सीधा आंकड़ा है, याद कर लेना, आ सकता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्यों है? तो याद रखिएगा 325 दिन ये आपके स्पष्टतः धूप के रहते हैं। कहां पे? अपने राजस्थान में। बात फिर आती है राजस्थान में सर्वाधिक संभावना कहां पे? जोधपुर में। इसीलिए जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। और सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले कर्नाटक, गुजरात आदि अपने से आगे थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो राजस्थान इन सब को पछाड़ करके नंबर 1 पे आ गए। 31 जनवरी 2022 तक राजस्थान में कितने? तो आपका उत्तर आएगा 10,506 मेगावाट। अभी मैंने क्या कहा? और बढ़ गई, ये 2022 तक की बात आ गई। और राजस्थान देश का 20% उत्पादन लेता है। राजस्थान देश का कितना उत्पादन? यानी 20% प्रोडक्शन अकेला सौर ऊर्जा का कहां पे हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है। बात आती है राजस्थान में गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में अधिक जो आती है ये आपका पवन ऊर्जा नहीं भाई, वर्तमान में, सॉरी, शुरू में मैंने पवन ऊर्जा बता दिया था, लेकिन ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है। वर्तमान के अंदर पवन ऊर्जा नहीं आके और क्या आ जाएगा? अब वर्तमान में नव्यकरणीय जो संसाधन है इनमें सौर ऊर्जा पहले नंबर पे आ जाएगा निश्चित ही, क्योंकि पवन ऊर्जा का उत्पादन कम है। अब कौन आ जाएगा? सौर ऊर्जा आएगा। शुरुआत के अंदर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है ना, वो थोड़ा पुराना आंकड़ा था, हो जाता कई बार। सामान्य ताप विद्युत आता ही है राजस्थान के अंदर, यानी नॉर्मल अगर देखा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली कहां से मिलती है अपने को? ताप विद्युत से मिलती है। और बात करें गैर परंपरागत में तो सौर ऊर्जा से मिलती है। इसके बाद बात आती है अन्य में। भारत का एकमात्र टावर टाइप सोलर थर्मल प्लांट बीकानेर के अंदर लगा है। हवाई अड्डा सौर ऊर्जा काम में ली जाती है सांगानेर जयपुर में। सोलर ट्रेन का ट्रायल कहां से कहां किया गया? जोधपुर से हिसार के बीच में। राजस्थान में एक वर्ष में सौर दिवस कितने होते हैं? 325 होते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव ये कौन सा? नया गांव जयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया नोक जैसलमेर के अंदर किया गया। सौर ऊर्जा का 2 हॉर्स पावर पंप सेट चाचियावास में। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहां पे? बालेश्वर में। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे? मथानिया जोधपुर के अंदर आता है। इसके बाद में बात आती है पहला सौर बिजली घर कहां बना? खींवसर नागौर में बना। पहला सोलर पार्क कहां बना? भडला में। अब गुजरात के अंदर भी एक सोलर प्लांट बन रहा है, सोलर पार्क। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले के अंदर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सौर ऊर्जा चालित पहली नाव कहां पे? पिछोला झील उदयपुर में। सौर वेधशाला कहां पे? फतेहसागर में। नवीनतम सौर वेधशाला मथानिया जोधपुर में। 100 किलोवाट का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव झुंझुनू में। ये तो याद कर ही लेना क्योंकि झुंझुनू में है। आगे बात आती है पहला खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र भालेरी गांव चूरू में। सौर ऊर्जा संचालित सबसे बड़ा वाटर हीटर ये कहां पे आता है? तो आपका उत्तर आएगा बिड़ला पिलानी झुंझुनू में। सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गोरम घाट राजसमंद का आई जाता है। आगे फिर बात आती है सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिलिंग प्लांट, ये भरतपुर के अंदर आता है। सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम मनोहरपुरा जयपुर में। नहर पर सौर ऊर्जा संयंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेना वाली मायना नहर पे हनुमानगढ़ में लगाया गया, बोले तो इंदिरा गांधी नहर की शाखा। आगे सोलर चरखा कहां पे? दौसा में। 24 घंटे चलने वाला सोलर प्लांट आबू सिरोही के अंदर आता है। पहला सोलर गांव लुम्बासर कुलायत बीकानेर का फैक्ट है, छोटे छोटे। सौर ऊर्जा का शोध के अंदर जोधपुर के आईटीआई के अंदर फ्रांस के सहयोग से विकसित है। राजस्थान सरकार का राज्य में पहला सोलर पार्क भडला के अंदर है। भडला कहां पे? भडला बाप क्षेत्र जोधपुर में आता है। प्रथम चरण में 65 मेगावाट बिजली आ रही है। भारत सरकार ने राजस्थान में 6 सोलर पार्क हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
आगे फिर बात आती है अपनी भड़ला सोलर पार्क है, इसका पार्क फेज द्वितीय, ये 680 मेगावाट का होगा। ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके बाद में भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय, ये 1000 मेगावाट का भी, ये थोड़े टिपिकल तो है लेकिन प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मली देख लेना, याद हो तो ठीक है, बाकी उलझना मत इनमें ना, आ तो सकते हैं, संभावना तो है क्योंकि आए भी हैं यहां से प्रश्न, है ना, इसलिए तो लिखे गए, इसलिए तो हम चर्चा करते हैं इनकी, अन्यथा हम भी जानते हैं कि आपके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आते हैं प्रश्न। भड़ला सोलर पार्क के चतुर्थ फेज में 500 मेगावाट बिजली बनती है, और पोखरण की बात करते हैं तो सोलर आपका पोखरण फलोदी पार्क में ये 750 मेगावाट बनती है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो अपने पास आता है फतेहगढ़ जैसलमेर फेज 1 भी, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नोक आपका कहां पे, जैसलमेर में है, खींवसर नागौर में, निजी क्षेत्र की 5 मेगावाट की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है। इसके बाद धीरू भाई अंबानी सबसे बड़ी सौर परियोजना के लिए समझौता हुआ है क्षेत्र सांभर में, समझौता ही हुआ है, हुआ नहीं अभी कुछ, 6 सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य समझौता हुआ है सांभर के अंदर लगाने के लिए। और सोलर सिटी कार्यक्रम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ये कौन से 3 जिले हैं, तो 3 जिले सीधे लाइन से हैं, जोधपुर अजमेर जयपुर, जोधपुर अजमेर जयपुर सोलर सिटी कार्यक्रम, सोलर सिटी कार्यक्रम, ठीक है। आगे फिर प्रश्न बनेगा अपना, एक आता है सीज, सीज का मतलब क्या आता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। एक तो आता है सीज, एक आता है सेज, सेज आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, और क्या सीज है, सीज बोले तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। तो सीज का मतलब, सीज में कौन कौन से जिले शामिल है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये क्या है, ये सीज में शामिल होते हैं। कौन से, तो आपका उत्तर आएगा सीज। सीज में कौन कौन से 3 जिले हैं, तो अपना उत्तर आएगा जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। बात आती है मरु त्रिकोण में, ये त्रिभुज सीधा बन जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये आते हैं किसमें, तो आप कहेंगे डेजर्ट ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल और आता है अगर आपको ध्यान हो तो, गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण, जयपुर आगरा दिल्ली, जयपुर आगरा दिल्ली, कौन सा त्रिकोण आता है, स्वर्णिम त्रिकोण आता है। चलें आगे। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, 26 मार्च को मनाया जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजस्थान कुसुम योजना के अंतर्गत पहला सौर ऊर्जा पंप सेट है, सौर ऊर्जा देने वाला राज्य बना राजस्थान, देश का पहला। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये मोगा पंजाब से बनासकांठा गुजरात तक बन रहा है, बाकी कोई खास बात है नहीं। उदय योजना का संबंध किससे है, बिजली कंपनियों की आर्थिक हालत को सुधारने से। सौभाग्य योजना का संबंध किससे, तो आप कहेंगे हर घर में बिजली कनेक्शन देने से है। ये ऊर्जा का टॉपिक था, छोटा सा, आप कहेंगे सर छोटा सा की मोटा सा है, आंखें फाड़ के रख दी हमारी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और ऊर्जा संरक्षण का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 में बना। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, ये 1 जुलाई 1957 को। आगे फिर प्रश्न बनेगा, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ये 2000 को बना। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, ये 1999 में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर में, ये अलग काम कर रही है। और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, इसका काम क्या है कि इसका काम है वितरण करने का, अपने बिल वगैरह आते होंगे, देखता होगा अपन ने। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इसका काम है प्रोडक्शन करने का। अब ध्यान देना, अब आपके घर पे बिल आता होगा तो आपने देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा, ये अपने 3 मुख्यालय आते हैं। एक तो आता है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर का, एक आता है अजमेर का, एक आता है जयपुर का। अब आपके घर पे बिल आता है, उसके अंदर साफ साफ लिखा आता है, अगर आप इन जिलों में शामिल हो रहे हैं तो अजमेर आएगा, इधर वाले जिलों में शामिल है तो जयपुर आएगा। अभी जैसा कि मैं पाली में रह रहा हूं तो मेरे जोधपुर आता है। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर में कितने जिले हैं, 10, इसमें कितने 11, इसमें कितने 12 हो गए यार, जिले पूछ ली जाते हैं कई बार। तो ये थी रिपोर्ट। बाकी और जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में अपडेट जो और चीजें, वो मैं करंट वाले टॉपिक में दोबारा से आपको करवाने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा। यूट्यूब पे डालूंगा अभी 1-2 दिन में, वहां पे आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। कैसे लगी क्लास ये भी बताना।